बेटी के जो विरासत में हकूक़ हैं उस बारे कानून क्या कहता है। बेटियां ख़ास तौर पे ज़्यादा मुखलिस होती हैं बहन भाइयों के साथ भी, लेकिन बाद में जब उनकी औलाद आती है उन्हें एहसास होता है कि ये जो हमने स्टेप लिया है वो हमें थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए था। बेहोशी की हालत में होते हैं तो उनसे अंगूठे लगवा लिए जाते हैं, तो उसमें क्या कितनी उसकी वैल्यू है। बेटे की वफ़ात पहले हो जाती है, दादा जिंदा है, दादा की भी वफ़ात बाद में हो जाती है, तो वो कैसे एक प्रोसेस है सारा, या दादा जिंदा है तो कैसे उनको जायदाद मिलेगी। जनूब टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो देख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनूब की आवाज़ में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, आपने पिछली एपिसोड देखी होगी हमारी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि चेक बतौर ज़मानत लेन देन क्या अहमियत रखता है। तो यकीनन आप उस हमारे शो से बहुत मुस्तफ़ीद हुए होंगे और काफ़ी सारे नाज़रीन ने हमसे रब्ता भी किया था कि आगे जो है हम क्या करें इसके ऊपर। तो एक हमारे जो ज्वाइन करने वाले थे उन्होंने कहा था कि आप जो है ना विरासती हकूक़ के ऊपर बात करें, ताकि जो बेटी की जायदाद में बेटी का हिस्सा होता है उसमें बाद बात लैतुलाल से काम लिया जाता है और कई ताख़ीरी हरबे अपना आगे बेटी को जायदाद से महरूम रखा जाता है। तो इसके ऊपर हम आज तफसीली बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मैदा सनम अब्बासी एडवोकेट साहबा ने, जो कि हाई कोर्ट की वकील हैं और सीनियर कानूनदान होने के साथ साथ सोशली इश्यूज़ भी काफ़ी हाईलाइट करती हैं। तो इनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। आप मैडम, आपने पिछली दफ़ा चेक के ऊपर बड़ी तफसील से बात की और काफ़ी सारे नाज़रीन हमारे जो है मुस्तफ़ीद भी हुए। आज हम बात करेंगे कि बेटी के जो विरासत में हकूक़ हैं उस बारे कानून क्या कहता है। थोड़ा सा ये बताएं, उसके बाद हम अगला जो है सवाल रखेंगे आपके सामने। सबसे पहली बात तो ये है कि अब ख़वातीन को जितने हकूक़ दिए जा रहे हैं वो उनकी बेहतरी के लिए ही है, क्योंकि ये जो शुरू से ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि ख़ुसूसी बच्चियों को हम लोग महरूम कर देते हैं विरासत से, और बच्चियां होती हैं कुछ कर नहीं पाती। लेकिन ये है कि अब ख़वातीन के हकूक़ इतने ज़्यादा हाईलाइट कर दिए गए हैं और उनको इतनी अवेयरनेस दे दी गई है कि कानून में भी उनके बाकायदा तौर पे स्पेशल मेंशन कर दिए हैं कि आपने किसी भी खातून, बेटी या बहन को विरासत से महरूम नहीं करना। हालांकि अगर देखा जाए हमारे इस्लाम में भी यही है, लेकिन ये है कि ना माशरा हमारा इस तरह से, ट्रेंड इस तरह से लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं बेटियों को, बहनों को। तो ये जो ताख़ीरी हरबे होते हैं इसमें बाद अक्सर देखा जाता है, अक्सर केसेस सामने आते हैं, यानी कि हमें भी यानी कि सामना हुआ इस तरह के केसेस का। तो इसमें कोई ये अदालती सिस्टम की तरफ से थोड़ा सा होता है, प्रोसेस में डिले होता है, या क्या ये है थोड़ा सा? असल में क्या कहते हैं, ये वैसे चैलेंजेबल है, ये हम नहीं कह सकते कि चैलेंजेबल नहीं है। हाँ, ये है कि एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है, क्योंकि ये चीज़ साबित करना कि ये फ्रॉड से किया गया है, या हमें उस टाइम पता नहीं था, या हमें बेवकूफ़ बना दिया गया, या हमें महरूम कर दिया गया, तो उस चीज़ को साबित करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो प्रोसीजर में समटाइम्स डिले हो जाता है, लेकिन ये है कि किसी भी बंदे को उसके हक़ से महरूम नहीं किया जाता, स्पेशली बेटी को। ये है कि बेटी जब चाहे अपना हक़ ले सकती है, अगर वो खुद इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जी हाँ मैंने अपना हक़ लेना है, अगर वो इमोशनली ब्लैकमेलिंग वाली बातों में नहीं आती। स्ट्रॉन्ग किस हवाले से, मतलब कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, किस तरह? समटाइम्स ये होता है कि पेरेंट्स कह देते हैं, पेरेंट्स के अलावा वैसे भी बाकी लोग कह देते हैं, क्योंकि जो विरासत है वो तो हमेशा एक क्या कहते हैं डेड बंदे की ही चढ़ती है, ये तो फैक्ट है। बाप मर गया तो फिर आगे औलाद में कन्वर्ट हुई, या फिर जो बहन भाइयों में जानी हुई, उसमें ये हुआ कि स्पेशली ख़वातीन को, बहनों को या बेटियों को इमोशनली ब्लैकमेल किया कि भाई है तुम्हारा, उसको दे दो, या तुमने रख के क्या करना है, तुम्हें तो हमने जहेज दे दी है, तो तुम्हारा या ये कहना कि तुम्हारा कोई हक़ नहीं बनता, ये तुम्हारे भाइयों का हक़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने में आई है कि बेटियां ख़ास तौर पे ज़्यादा मुखलिस होती हैं बहन भाइयों के साथ भी, और वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करती, पीछे नहीं हटती, लेकिन बाद में जब उनकी औलाद आती है उन्हें एहसास होता है कि ये जो हमने स्टेप लिया है तो हमें थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए था। तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग में बाद में उन्हें एहसास होता है, या वो कहती हैं कि जो ये हमें ज़बरदस्ती कराया गया है, तो उस सिलसिले में क्या कानून कहता है, वो फिर उसको दोबारा प्रोसीड कर सकती हैं? असद प्रोसीड तो कर सकती हैं, ठीक है ना, अगर आपने किसी किस्म का उस टाइम अपनी मर्ज़ी से जाके बयान ना दिया हो किसी भी रजिस्ट्रार के सामने, तो उस पर यह है कि ना, अब ये नहीं है कि बंदा खेल ही बना ले कि आप पहले जाके बयान दे दें, बाद में आपको अक्ल आए तो आप कहें नहीं नहीं मुझे वापस करो, ये वाला सिस्टम तो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आपको ये कहा जाए इमोशनली ब्लैकमेल करके, या आपसे फ्रॉड से कोई अंगूठे लगवा लीजिए, या आपको ये कहा जाए आपका तो राइट ही नहीं बनता, वहाँ पर एक बेटी, एक बहन स्टैंड ले सकती है कि कानून ने मुझे ये हक़ दिया हुआ है। और वैसे भी हमारे जो कानून के अलावा जो सेक्टेरियन लॉ होते हैं, हमारे स्पेशल लॉ हैं, वो प्रिवेल करते हैं जनरल लॉ पे।
तो वो उनका अलग से हिसाब किताब होता है। अब चाहे सुन्नी है या शिया हैं, इनके अपने कानूनी विरासत होते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन ये है कि इस्लाम में भी ये है कि बेटी को उसका हिस्सा दो। इस्लाम में भी कहीं ये नहीं लिखा कि बेटी को उसके हक से महरूम कर दो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने फ़्रॉड की बात की, तो इस यहाँ से मैं फ़्रॉड की बात पे आता हूँ कि बाज़ का जिस तरह कोई डेथ की सिचुएशन में होता है कि ये चंद दिनों बाद जो है बुज़ुर्ग हमारे चले जाएंगे, तो वो बेहोशी की हालत में होते हैं या जिस तरह की कंडीशन होती है उनकी, तो उनसे अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। तो उसमें क्या कितनी उसकी वैल्यू है? एक्चुअली दे आर चैलेंजेबल। उसमें साबित करना पड़ता है आपको एविडेंस में कि जी एट दैट टाइम उनकी कंडीशन क्या थी कि दैट टाइम या वैसे उनको कोई बेहोशी की वो एग्जैक्टली ऐसी है कि वो चैलेंजेबल हो जाते हैं। वो ये नहीं है कि अगर आपने बेटियों को महरूम कर दिया कि जी ये तो हमारे माँ बाप ने बहुत पहले हमें चढ़ा दी थी, या ये जी उस टाइम जी हमें कहा गया था कि बेटियों को उनका हक दे दिया गया, तो वो चैलेंजेबल होते हैं। ये नहीं है कि नहीं है, उसमें यह है कि बस साबित ये करना पड़ता है कि एट दैट टाइम उस बंदे की क्या कंडीशन थी जो कि डेथ बेड पे था, या फिर जो बीमार था, या किस तरीके से साबित करना है उसको। ये सारी की सारी फिर कानून में बाकायदा तौर पे इसको बताया गया प्रोसीजरल सारा कुछ, कि हम फिर साबित भी करते हैं और बाकायदा तौर पे दिलवाते भी हैं। क्योंकि हमारे पास कई दफ़ा ऐसे केसेस आते हैं जब ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं, अनपढ़ जाहिल होती हैं, कहती हैं हमें तो पता ही नहीं था ये कब तकसीम हुआ कब नहीं हुआ, हमारे इल्म में कोई नहीं है। तो हम फिर बाकायदा तौर पर वो तमलीक, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चैलेंज करते हैं कि ये फ्रॉड की बेस पर सारा कुछ किया गया, क्योंकि कानून में है कि किसी भी बेटी या बहन को उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि ब्लैकमेलिंग हो गई, फ्रॉड हो गया, थंब का वो हो गया प्रोसेस। तो इसमें कितने फ़ीसद चांसेस होते हैं कि आप जो है आप यानी कि प्रोटेक्ट हैं या नहीं है? देखिए, ये जो कानून बनाया गया है, ये बनाया ही इस वजह से गया है कि जिन ख़वातीन को उनके हक से महरूम कर दिया जाता है, वरना क्या कहते हैं, इस्लामी कानून में भी यही है। बल्कि उसमें तो बाकायदा तौर पे ये है कि आपके कफन दफन, जब आपकी विरासत तकसीम होती है, कफन दफन के बाद फिर आपके उधार के बाद अगर कोई विल हो जिस पे 1/3 अमल किया जाता है, प्रॉपर पूरी विल पर अमल नहीं किया जाता, 1/3 हिस्सा विल का, फिर जाके विरासत तकसीम होती है, जिसमें आपकी बाकायदा तौर पे अगर आपकी औलाद नरीना है तो फिर उसमें यह है कि बेटा और बेटियों को बेटी का एक हिस्सा, बेटे का डबल हिस्सा हो जाता है। और अगर आपकी औलाद नरीना नहीं है तो आपकी बेटियों में जो तकसीम होता है वो पीछे भी जाता है। बेटे की वफ़ात पहले हो जाती है और दादा ज़िंदा हैं, और दादा की भी वफ़ात बाद में हो जाती है, तो वो कैसे एक प्रोसेस है सारा? या दादा ज़िंदा है तो कैसे उनको जायदाद मिलेगी? देखिए असद, हमारे जो कानून विरासत है उसमें बाकायदा तौर पे एक पूरा स्केच बताया गया है कि अगर बेटे की पहले डेथ हो जाती है और बेटा शादीशुदा है और उसके आगे औलाद भी है, ऐसा नहीं है कि उनको महरूम कर दिया जाएगा क्योंकि बेटे की पहले डेथ हो गई है, दादा ज़िंदा था तो सारी की सारी जायदाद दादे के पास चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा तौर पे उसको उसका हिस्सा मिलेगा और आगे वो औलाद में भी जाएगा, ये नहीं है कि उसमें नहीं जाएगा। और ये स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगी जिनकी औलाद नरीना नहीं होती, बेटियाँ होती हैं, उसमें ये है कि आप के जो बहन भाई हैं उनको भी हिस्सा जाता है, ये नहीं है कि नहीं जाता। उनको हिस्सा जाने के बाद समटाइम्स ऐसे होता है कि कहा ये जाता है कि नहीं जी बेटियों को हिस्सा सिर्फ उसमें यह है कि एक सेक्टेरियन लॉ है, जैसे हमारे सुन्नी लॉ और शिया लॉ में तो ये है कि उसमें नहीं जाता हिस्सा पीछे बहन भाइयों को। लेकिन ये है कि अगर आपकी औलाद नरीना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कल को इस चीज़ में ज़्यादा हमारे पास जो केसेस आते हैं वो इसी मामले में आते हैं, इश्यूज़ ये क्रिएट हो जाते हैं कि हमारी बेटियां हैं तो उन्हीं को सारा मिलना चाहिए, पीछे क्यों जा रहा है। लेकिन कानून में जो चीज़ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये है कि वो बहन भाइयों को भी जाता है हिस्सा बीच में थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता। ठीक हो गया। तो आप ऐसी बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो केस परसू नहीं करती या इमोशनल रह के थोड़ा सा पीछे रहती हैं और एक खूनी रिश्तों का तकद्दुस जो है सामने रखते हुए जो है अपनी जो डिमांड है वो नहीं करती, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम बेटियों को, बहनों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो आपका राइट बनता है वो आपको लेना चाहिए। ये जो आप ये सोचती हैं कि पता नहीं कानून हमें उसका हक देगा नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कानून ये बाकायदा तौर पे आपके लिए बना हुआ है, ख़वातीन के हकूक़ आपके लिए उजागर किए गए हैं। ये बाकायदा तौर पे आपके लिए ही किया गया है कि एक बेटी को, एक बहन को उसका हिस्सा दिया जाए। अगर उनके आगे वारसैन उनको उनका हिस्सा नहीं देते तो अपने लिए आवाज़ उठाना सीखें, अपने बच्चों का हक ना मारें, इमोशनली ब्लैकमेलिंग में ना आए, क्योंकि जहाँ पे जो हिस्सा आपको मिल रहा है वहाँ पे आपके बहन भाइयों को भी वो हिस्सा मिल रहा है, आपके भाइयों को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उनको महरूम किया जा रहा है। तो मेहरबानी करके खुदारा अपने बच्चों का सोचें
और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। तो कम से कम ये होता है कि खातून जब इंडिपेंडेंट होती है, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाती है, इसका हक बनता है, इस्लाम में भी है। ये नहीं है कि हम आपको कोई उकसा रहे हैं, स्पेशल इस चीज़ पे कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती जाके लें। जो चीज़ इस्लाम में है तो आप उसको फॉलो अप करें। जी नाज़रीन, आपने सुनी गुफ्तगू मैदा सनम अब्बासी एडवोकेट साहबा की कि उन्होंने कानूनी हवाले से किस तरह तमाम तर नुकात सामने रखते हुए आपको तफसील से बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से कोई राय देना चाहते हैं या आपका भी कोई इस तरह का केस है, कोई मसला है, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज्वाइन करके आप अपना केस हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं या पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं। तो आपको तमाम तर जो कानूनी मामलात हैं उनमें मशावरत भी दी जाएगी और उसकी जो एक बेहतर जो राइट डायरेक्शन है वो सेट करके दी जाएगी। अगर आपका इस प्रोग्राम से कोई मतलब कि लिंक नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर करके भी आप उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए एक राह जो है हमवार कर सकते हैं, एक रास्ता और एक डायरेक्शन दे सकते हैं, और आप उनकी भी भलाई कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके शेयर करने से किसी बहन का, किसी बेटी का भला हो सकता है। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहें जनूब टीवी। अल्लाह निगहबान।